Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very, very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग. राधे राधे. आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हैं मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, मापांक एवं कोणांक. मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, मापांक एवं कोणांक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है. यानी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं दो चीजों पे आधारित है. पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं चीजों पे आधारित है. अगर ये बात आपको सही से समझ में आ गई, ये दो विज्ञान जो है मापांक और कोणांक, ये आपको सही से समझ में आ गया, तो काफी हद तक आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना. क्लियर है? अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो इसलिए आज के क्लास पे पूरा फोकस लगाइएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले आते हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेंट प्लेन. देखो, ध्यान से समझना, बात को ध्यान से सुनना, हर बात को ध्यान से समझना, गौर करना. आज का पूरा लेक्चर मैं इसी पे डेडिकेट करूंगा कि पूरी चीज हम इसी पर ही हम बात करें. आज पूरे दिन जो लेक्चर हमारा पूरा हो वो इसी टॉपिक के ऊपर हो. तो ध्यान से सुनना. पहले बात क्या कहते हैं, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक उसका वास्तविक भाग होता है, चाहे जीरो ही क्यों ना हो, होता तो है. एक उसका वास्तविक भाग होता है, एक उसका काल्पनिक भाग होता है. यानी एक वह संख्या जो वास्तविक एवं काल्पनिक भागों को मिलाकर बनाई गई हो, उस संख्या को समिश्र संख्या कहते हैं. अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है ना. वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग एवं काल्पनिक भाग. हर z हर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी न किसी रियल भाग, किसी न किसी इमेजिनरी पार्ट, यानी किसी न किसी वास्तविक भाग और किसी न किसी काल्पनिक भाग से बनी हुई होती है. यानी वह संख्या जो वास्तविक एवं काल्पनिक भागों को मिलाकर बनाई गई है, उस संख्या को हम समिश्र संख्या कहते हैं. ठीक है, ये हमारी शुरुआती परिभाषा थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो वास्तविक एवं काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर बनाए जाते हैं. वास्तविक एवं काल्पनिक, रिपीट कर दूं, वास्तविक जीरो भी हो सकता है, काल्पनिक भी जीरो हो सकता है, दोनों ही जीरो हो सकते हैं, या दोनों ही कोई नंबर भी हो सकते हैं. सारी प्रकार की संभावनाएं ओपन है. तो वास्तविक कुछ भी हो, काल्पनिक कुछ भी हो, दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है उसी संख्या को हम समिश्र संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. यहां तक तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बनने बनाने की कहानी होगी. अब होने के बाद में पहले गणितज्ञ आते हैं जिनका नाम है आर्गेंट. आर्गेंट वो होते हैं जो पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबरों को, जैसे रियल नंबरों को रियल लाइन पे दिखाया जाता है, रियल नंबरों को रियल लाइन पे दिखाया जाता है. एक लाइन होती है जिसको रियल लाइन कहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं हम लोग, है ना. वास्तविक संख्या रेखा जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है और जिसमें आपको सारे आपके रियल नंबर इसके ऊपर डाले हुए होते हैं और क्रम से सारे रियल नंबर इस लाइन के ऊपर होते हैं, जिसे आप रियल लाइन या वास्तविक रेखा कहते हैं. इस लाइन के ऊपर आपका हर रियल नंबर रहता है. इस लाइन के ऊपर आपका प्रत्येक रियल नंबर, अगर वो रियल नंबर है तो वो इस लाइन पर जरूर कहीं ना कहीं होगा. तो रियल नंबरों को रियल लाइन द्वारा दिखाया जाता है. अगर हमें उसका ग्राफ बनाना हो, चित्र बनाना हो, रियल नंबरों को दिखाना हो, तो हम रियल लाइन बनाते हैं. जब भी आपको 5 दिखाना है कि बोलो 5 कहाँ है, बोलो 5 इस लाइन पे आगे चलो, आपको 5 मिल जाएगा. इसमें आगे चलो 5 मिल जाएगा. 2 कहाँ है, 2 ये रहा. 0 कहाँ है, ये रहा. 1.1 कहाँ है, 0 और 1 के बीच में 10 टुकड़े कर लो, यहाँ पे 0.1 मिल जाएगा, है ना. इस तरीके से आपको रियल लाइन पे हर नंबर को आप ढूंढ कर बता सकते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ रहता है.
तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है दिखाना, चित्र की सहायता से इसको रिप्रेजेंट करना। तो रियल नंबरों को रियल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबरों को, वास्तविक संख्याओं को वास्तविक रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। वास्तविक संख्याओं को वास्तविक रेखा द्वारा तो बस अब यही सवाल आ गया, जब वास्तविक रेखाओं को वास्तविक लाइन बनाकर हम दिखा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबरों को भी तो दिखाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबरों को भी दिखाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबरों को कैसे दिखाएंगे? तो आर्गेन गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले एक प्लेन बनाया जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबरों को भी दिखा सकते हैं। जैसे आप रियल नंबरों को दिखा सकते हैं कि 5 कहाँ है, 7 कहाँ है, 8 कहाँ है, -2 कहाँ है, 0 कहाँ है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबरों को भी दिखाया जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ रहते हैं। जैसे 3 + 2 आइटा कहाँ रहता है, 5 - 3 आइटा कहाँ रहता है, -2 + 4 आइटा कहाँ रहता है। तो वो कहाँ रहता है, ये जगह बताने का तरीका, यानी चित्र की सहायता से उसको समझाने का तरीका आर्गेंड ने सबसे पहले इजाद किया, जिसको आर्गेंड प्लेन कहा गया। उन्हीं के सम्मान में इसके नाम को आर्गेंड प्लेन कह दिया गया। आर्गेंड प्लेन क्या है? एक समतल है। जैसे आपका रियल लाइन एक लाइन है, वैसे ही एक समतल है, ये एक समतल है, इसको आर्गेंड प्लेन कहते हैं। इन्हीं के नाम पे इसे ऐड कर दिया गया, आर्गेंड प्लेन। अब आर्गेंड प्लेन क्या है? आर्गेंड प्लेन है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र संख्या को दिखाने का तरीका। सम्मिश्र संख्या को दिखाने का तरीका, जो आपके सम्मिश्र संख्याएं होती है उनको चित्र की सहायता से प्रदर्शित करने का तरीका होता है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है? वो इस तरीके से, यहाँ पे आप दो लाइनें खींचते हैं, एक लाइन को कहते हैं रियल लाइन, एक लाइन को कहते हैं रियल लाइन और दूसरी को कहते हैं इमेजिनरी लाइन। ये कहलाती है आपकी रियल लाइन या रियल एक्सिस, रियल लाइन बोल दो या एक्सिस बोल दो। इसे इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी एक्सिस या इमेजिनरी लाइन, ये दो लाइनें आपने खींची है। अब एक लाइन पर आप रियल नंबर को दिखाएंगे, एक लाइन के ऊपर आप इमेजिनरी नंबर को दिखाएंगे। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो नीचे वाली जो लाइन है वो आपके रियल नंबर के लिए होंगी और ऊपर वाली लाइन आपके इमेजिनरी नंबर के लिए होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई नंबर 3 + 2 आइटा है, तो 3 रियल पार्ट इस पे आएगा और इमेजिनरी पार्ट इस पे जाएगा। तो इस तरीके से आप रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर को इन लाइनों के ऊपर लेंगे। फिर ये दोनों लाइनों को लेने के बाद जो पॉइंट बनेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जो पॉइंट बनेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इसको देखो, मैं एक्स चला, मैं यहां पे, जैसे मैं यहां से ये एक्स चला, मतलब रियल वैल्यू मेरी एक्स थी, फिर मेरी इमेजिनरी वैल्यू वाई थी, तो मुझे ये पॉइंट मिल गया एक्स + आइटा वाई। इस तरीके से आप हर पॉइंट को बता सकते हैं कि वो कहां रहता है। करना क्या होगा आपको? आपको ये मूल बिंदु है, जिसे आप ध्रुव भी कहते हैं, ध्रुव कह सकते हैं, मूल बिंदु कह सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं, ओरिजिन। यहाँ पे सब जीरो है, यहाँ पे आपका रियल भी जीरो है, इमेजिनरी भी जीरो है, रियल भी जीरो है, इमेजिनरी भी जीरो है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। पहले आप अपने जो रियल वैल्यू है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, उतना आप रियल लाइन पे चलेंगे। फिर आपका जितना इमेजिनरी पार्ट है उतना आप इमेजिनरी लाइन पे चलेंगे। ऊपर की तरफ मतलब इमेजिनरी, नीचे की तरफ मतलब रियल। तो जितना रियल है पहले आप रियल चलेंगे, फिर रियल खत्म हो जाए, जितना इमेजिनरी है फिर उतना चलिए, फिर जो आपको पॉइंट मिलेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कहाँ होगा अब आपको ये पता चल जाएगा, आप उतना उतना चलिए, वो जो पॉइंट मिलेगा वही आपका होगा। अब इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका, क्योंकि अब ये बिंदु बन चुका है, अब ये बिंदु बन चुका है और बिंदु को हम ऐसे भी लिखते हैं, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई भी तो लिखते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स कोमा वाई से भी लिख सकते हैं। एक्स + आइटा वाई लिखना चाहें एक्स + आइटा वाई लिख लीजिए, एक्स कोमा वाई लिखना चाहें एक्स कोमा वाई लिख दीजिए। एक्स कोमा वाई का भी तो वही मतलब है कि पहले एक्स चलो फिर वाई चलो, जो पॉइंट मिलेगा
वो x कोमा y होगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबरों का रिप्रेजेंटेशन का काम शुरू हुआ कि अब आप इसको एक समतल के ऊपर एक बिंदु के तौर पे दिखा सकते हैं। रियल नंबर रियल लाइन पर एक बिंदु होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर या आर्गेंट प्लेन के ऊपर एक बिंदु होता है। तो कुल मिलाकर दोनों ही केस में आपका बिंदु बन रहा है। बस फर्क ये है कि रियल नंबर रियल लाइन का बिंदु होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन का बिंदु होता है। ये समतल होता है, ये रेखा होती है। एक अंतर ये है, रियल लाइन एक लाइन होती है जबकि कॉम्प्लेक्स एक लाइन नहीं बल्कि एक समतल होता है, तल होता है। कि दो से बना ना, दो से बना तो लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गई तो पूरा समतल हो गया। तो ये समतल है। तो ये आर्गेंट प्लेन, इसीलिए प्लेन वर्ड यूज हुआ। देखो प्लेन यानी तल यानी समतल, जबकि रियल में कभी भी आप ऐसे नहीं बोलते वास्तविक तल है, वास्तविक रेखा बोलते हैं। वास्तविक रेखा क्योंकि एक रेखा पे सारे आ जाते हैं। एक रेखा पे सारे आ जाते हैं तो क्यों तल बनाओगे? जब रेखा पे सारे आ रहे हैं तो क्यों तल बनाएंगे? तो वो रेखा कहलाती है। और ये चीज आपकी क्या कहलाती है? समतल कहलाती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबरों को दर्शाने के लिए आपको समतल बनाना पड़ता है, रियल नंबरों को दर्शाने के लिए आपको लाइन बनानी पड़ती है। रियल नंबरों को दर्शाने के लिए आपको लाइन बनानी पड़ती है और समतल बनाना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने के लिए समतल बनाना पड़ता है। इस समतल को आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है। आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट के नाम पे बोलना तो नॉर्मली आर्गेंट ही बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं आगे कि एक पॉइंट जो है हमारे इस तरीके से हो सकता है क्योंकि चतुर्थांश है। चतुर्थांश है तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, कोई लाइनों के ऊपर भी हो सकता है। तो कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस पॉइंट तक चलना है। जितना आप चलेंगे उस पॉइंट के निर्देशांक बन जाएंगे, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। z बराबर x प्लस आइटा वाई। फॉर एग्जाम्पल इसी पॉइंट को ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं अपन a। ये पॉइंट है a। इस पॉइंट ए तक आने के लिए आपको यहां से मूल बिंदु से यहां से चले आप, पहले आप x चले रियल लाइन पर, रियल एक्सिस पर x चले, रियल एक्सिस पे x चलने के बाद फिर आप y एक्सिस पे y चले, तो ये आपका हो गया x कोमा वाई, x कोमा वाई, या फिर ऐसे लिख लो z बराबर x प्लस आइटा वाई। दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, x प्लस आइटा वाई। तो इस तरीके से आपको बिंदु पे चलना है। अब आते हैं, ये पॉइंट ए हो गया। अब इस पॉइंट बी पर आते हैं। इस पॉइंट बी पे चलने के लिए पहले इसी को देख लो, इसको ले लो मूल बिंदु को। इस पे चलने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी यही है। तो इसका मतलब x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो ये बन गया आपका 0,0, 0,0, क्योंकि मूल बिंदु पे ये वहीं पे खड़ा है, चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब चलने की जरूरत नहीं पड़ी तो ये 0,0 हो गया, 0,0। अब इस पॉइंट को ले, तो इस पॉइंट के लिए हमें x पे नहीं चलना पड़ा, सिर्फ y पे चलना पड़ा। तो x का कोई मान है नहीं, y का मान 1, 2, 3, 4, 4 लाइनें चली हमने, 1, 2, 3, 4। तो इसका निर्देशांक हो गया 0,4। x की तरफ चलना नहीं पड़ा, सिर्फ y की तरफ चलना पड़ा, तो 0,4। तो ये आपका बन गया 0 प्लस 4 आइटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहो तो 0 प्लस 4 आइटा या 0,4। ठीक, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पहले इस पे आ जाते हैं, ये रहा पॉइंट, इसका नाम मैं सी रख लेता हूं। सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे आने के लिए आपको देखो x की तरफ चलना पड़ेगा, y की तरफ नहीं चलना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट यहीं पे है। तो सिर्फ x की तरफ चलना पड़ा और वो भी इधर चलना पड़ा, यानी -x है। -x है तो माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। तो इसका निर्देशांक हो गया -3,0, -3,0। तो ये हो गया आपका -3 प्लस 0 आइटा, -3 प्लस 0 आइटा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते सी हो गया। अब डी पे आ जाइए। डी पे आएंगे तो डी के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा?
-1 -2 -3 -4 -5 और फिर ऊपर 1 2 3 4। तो इसका निर्देशांक हो गया माइनस, तो हमें x की तरफ तो -4 चलना पड़ा, y की तरफ प्लस चलना पड़ा, -4, 3 -4 1 2 3 4 ही चलना पड़ा, इसके तरफ 1 2 3 4 5 चलना पड़ा। एक 2 3 4 5 माइनस का 5, फिर 1 2 3 4, तो -5,4। तो ये हो गया -5 + 4 आएगा, -5 + 4 आएगा। उसके बाद में अगर हम इस पॉइंट पे आ गए, अब इस पॉइंट पे आए तो इस पॉइंट के लिए हमें चलना पड़ेगा इधर -5 और फिर नीचे की तरफ चल रहे हैं तो y प्लस है, ऊपर की तरफ y प्लस होता है, नीचे की तरफ y माइनस होता है, इधर x प्लस होता है, इधर x माइनस होता है। जब आप यहां चलेंगे तो x का मान -5 हो गया, y का मान -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये निर्देशांक हो गया आपका -5 और -5, और वैसे लिखें तो -5 -5 आइटा, -5 -5 आइटा। ऐसे ही हम किसी और बिंदु पे चलें, इस पे आए तो इस पे चलेंगे तब, इस पे चलेंगे तब, तो ये आएगा आपका -1 -2 -3। अब x की तरफ नहीं चलना पड़ा, सिर्फ y की तरफ ही चलना पड़ा है, तो x का तो हो गया 0, x का हो गया 0 और y का चलना पड़ा 1 2 3 4, तो -4 आएगा, 0 -4 आएगा, 0 -4 अगर बिंदु में लिख रहे हो तो, और वैसे लिखो तो 0 -4 आएगा। ठीक है, अब ये रहा, इस बिंदु पे आएंगे हम, तो इस बिंदु के आने के लिए सिर्फ हमें x पे चलना पड़ा, तो 1 2 3 4 5, y पे चलना ही नहीं पड़ा, तो 5,0 हो गया, या फिर 5 + 0 आएगा। और अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं तो हमें x की तरफ 1 2 3 4 3 चलना पड़ा x पे, और y पे चलना पड़ा नीचे की तरफ, तो माइनस हो गया, -1 -2 -3, तो +3 और -3 आएगा, -3 ये आपके बिंदुओं के निर्देशांक बन गए। अब एक चीज, इन बिंदुओं के जो हमने नाम रखे हैं A B C D, इसका नाम E, इसका नाम अगर हम F रख लें, इसका नाम G डाल लें, इसका नाम H डाल लें। अब गौर करिए इसके अंदर से जिन भागों का, जिनका वास्तविक भाग 0 होता है, जिनका वास्तविक भाग 0 होता है उनको शुद्ध काल्पनिक नंबर कहते हैं, जिनका काल्पनिक भाग 0 होता है, काल्पनिक घट गया तो शुद्ध वास्तविक हो गए। तो अगर आप इस लाइन पे देखें, इस लाइन पे ये वाले जो बिंदु है, इन बिंदुओं का काल्पनिक भाग 0 है, क्योंकि y का मान 0 है, काल्पनिक भाग 0 है, काल्पनिक भाग 0 है, इसका मतलब ये शुद्ध वास्तविक है। तो ये जो पॉइंट है आपके कौन, एक तो C, एक आपका O और एक आपका H, ये शुद्ध वास्तविक है। जो इस लाइन पर आएंगे वो शुद्ध वास्तविक होंगे, इस लाइन पर आने वाले शुद्ध वास्तविक होंगे। प्योर रियल, शुद्ध वास्तविक। ठीक है, अगर इस लाइन के ऊपर आए तो, इस लाइन पर आए तो, इस लाइन पर आए तो आप देखोगे x का मान 0 है, x का मान 0 है मतलब रियल भाग 0 है, जिसका रियल भाग 0 है तो खाली इमेजनरी बचेगा, तो ये प्योर इमेजनरी हो गए। इस लाइन पर आने वाले प्योर इमेजनरी है। शुद्ध काल्पनिक है। और अब इनके अलावा इस लाइन पे आ गए तो शुद्ध वास्तविक होंगे, इस लाइन पे आ गए तो शुद्ध काल्पनिक होंगे, और बाकी कहीं भी आएंगे तो फिर शुद्ध तो नहीं होंगे, मिला जुला होगा, मिलावट होगी। इसके अलावा चाहे क्वाड्रेंट 1 में आ जाए, चाहे क्वाड्रेंट 2 में आ जाए, चाहे क्वाड्रेंट 3 में आ जाए, चाहे क्वाड्रेंट 4 में आ जाए,
फिर मिलावट होगी, मतलब कुछ रियल पार्ट होगा, कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा, हो सकता है कुछ ज्यादा कुछ बड़ा हो, अलग हो सकता है, लेकिन शुद्ध नहीं होंगे। शुद्धता वाली बात तो इस लाइन के ऊपर आएगी या इस लाइन के ऊपर आएगी, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो दोनों प्लस होते हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स का मान और वाई का मान, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स का मान माइनस होता है और वाई का मान प्लस होता है, वास्तविक भाग माइनस का होता है, काल्पनिक भाग प्लस का होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में आपका वास्तविक भाग भी माइनस होता है, काल्पनिक भाग भी माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका वास्तविक भाग प्लस होता है, काल्पनिक भाग माइनस होता है। इस तरीके से होता है। हाँ, ये रहा। यानी इसी बात को थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा संकेतों का ध्यान रखो, एक बार संकेत अच्छे से समझ जाओ, है ना। ऑब्वियसली बात है, इसमें तो बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होगी, लेकिन एक बार इनकी गहराई को पकड़िए, है ना। अब इसी बात को मैंने कहा प्लस प्लस, कौन प्लस, बोला एक्स प्लस। प्लस को क्या बोलते हैं, जीरो से बड़ा, यानी यहाँ एक्स भी जीरो से बड़ा है और वाई भी जीरो से बड़ा है, एक्स भी जीरो से बड़ा है, वाई भी जीरो से बड़ा है, क्योंकि दोनों प्लस है। यहाँ पर एक्स माइनस का है, माइनस का होने का मतलब जीरो से छोटा, एक्स जीरो से छोटा है और वाई जीरो से बड़ा है, एक्स जीरो से छोटा है, वाई जीरो से बड़ा है। यहाँ पर एक्स भी जीरो से छोटा है, वाई भी जीरो से छोटा है। यहाँ पर एक्स प्लस का है मतलब एक्स जीरो से बड़ा है, वाई माइनस का है मतलब जीरो से छोटा है। अगला भाग और महत्वपूर्ण चीज, लेकिन एक्स और वाई को, एक्स है कौन, वाई है कौन, एक्स और वाई है कौन। एक्स का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड। एक्स का क्या मतलब होता है, कौन है एक्स, एक्स है रियल पार्ट ऑफ एक्स, रियल पार्ट ऑफ जेड। और वाई कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यही तो है एक्स और वाई का मतलब। कौन है एक्स और वाई, एक्स का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड, वाई कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ध्यान से सुनो, इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका रियल पार्ट जीरो से बड़ा होगा और आपका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों प्लस होंगे, इसलिए रियल पार्ट भी प्लस का और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस का। अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों प्लस के हैं तो फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कब मिलेगा, जब उसका रियल पार्ट माइनस का होगा और इमेजिनरी पार्ट प्लस का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कब मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तब मिलेगा जब उसका रियल पार्ट भी नेगेटिव होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा। अगर उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव है तो वो आपको तीसरे क्वाड्रेंट में मिलेगा। चौथे क्वाड्रेंट में कब मिलेगा, जब उसका रियल पार्ट प्लस का होगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट माइनस का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो होगा। अगर दोनों प्लस है तो यहां मिलेगा, अगर रियल प्लस है, रियल माइनस है और इमेजिनरी प्लस है तो यहां मिलेगा, दोनों माइनस है तो यहां मिलेगा, रियल प्लस है इमेजिनरी माइनस है तो यहां मिलेगा। अगर रियल पार्ट जीरो हो तो, अगर रियल पार्ट जीरो हो तो आपको यहां मिलेगा। इस लाइन पे कब मिलते हैं, जब रियल पार्ट जीरो होता है। इस लाइन पे भाई लोग कब मिलते हैं, जब रियल पार्ट जीरो होता है। अगर रियल पार्ट जीरो होंगे तो यहां मिलेंगे और अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो होंगे तो भाई यहां मिलेंगे। इस लाइन के ऊपर तब मिलेंगे जब आपके इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो ये इसका है। ये पूरा तंत्र है। ठीक है, तो किसी बिंदु का निर्देशांक बनाने के लिए हर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई मान होगा, उसके मान के साथ आपको वहां चलना होगा, उस तक पहुंचना होगा। उस तक पहुंचने के बाद में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है
वो हमें देखना होगा। चलो इस पे एक दो ट्राई करते हैं, एक दो बातें करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बताओ कि ये नंबर कौन कौन से क्वाड्रेंट में है? इन नंबरों के मुझे क्वाड्रेंट बताइए। ये करो। अब एक एक करके मुझे बताओ कौन कहां मिलेगा आपको, कौन कहां मिलेगा? कौन सा भाई आपको कहां मिलेगा? ये कहां मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलते हैं, दोनों प्लस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलते हैं। यहां पर x प्लस है, x प्लस है, y माइनस है। x प्लस और y माइनस कहां मिलता है? x प्लस और y माइनस कहां मिलता है? x तो प्लस, y माइनस। x प्लस मतलब x प्लस की ओर चलो, y माइनस मतलब नीचे की ओर चलो, तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? चौथा। तो ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। ये बताओ, यहां x माइनस है, y प्लस है। देखो ये हमारी लाइनें होती है, अगर आपको x प्लस चलना है तो इधर चलो, x माइनस चलना है तो इधर चलो, y प्लस चलना है तो इधर चलो, y माइनस चलना है तो इधर चलो, अपने आप क्वाड्रेंट सेट हो जाएगा, अपने आप ही क्वाड्रेंट सेट हो जाएगा। इनके अकॉर्डिंग चलो। तो यहाँ पे आपका x माइनस है, x माइनस ये रहा, फिर y प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट बन गया, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो ये हुआ, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इनके ऊपर, इसमें खाली दो है, यानी काल्पनिक भाग है ही नहीं, काल्पनिक भाग है ही नहीं, काल्पनिक भाग है ही नहीं, तो क्वाड्रेंट तो नहीं बनेगा, लाइन पे आएगा। जिसका एक भाग जीरो होता है, एक भाग जीरो होता है, चाहे x का जीरो हो चाहे y का जीरो, वो लाइन पे आएगा, चाहे तो रियल लाइन पे आए चाहे काल्पनिक लाइन पे आए, वो एक लाइन के ऊपर आएगा। तो खाली दो है, खाली दो है तो मतलब प्लस x वाली लाइन पे आ गया, ये हो गया आपका प्लस x वाली लाइन पर, धनात्मक x एक्सिस के ऊपर आएगा। ये दो आइटा, ये आएगा धनात्मक y एक्सिस पे, धनात्मक y एक्सिस पे। ये आएगा माइनस दो आइटा ऋणात्मक y एक्सिस पे, माइनस के y एक्सिस पे। ये ऋणात्मक x एक्सिस पे, ये आएगा धनात्मक x एक्सिस पे, ये आएगा धनात्मक y एक्सिस पे, ये आएगा ऋणात्मक y एक्सिस पे, ये आएगा ऋणात्मक x एक्सिस पे।
क्लियर? ये पता चलने लगे बिंदु कहां पर है, क्वाड्रेंट में है या लाइनों के ऊपर है, लाइन पे भी है तो कौन सी लाइन पर है। तो ये पहला काम पूरा हो गया। बढ़ जाए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पे आते हैं जिसको कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? ठीक है, मॉडुलस मापांक क्या होता है? मापांक क्या होता है? मॉडुलस क्या होता है, मापांक क्या होता है? देखो मापांक क्या होता है, वो जो आपका पॉइंट है, अभी आपने देखा कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट बनाता है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट बनाता है। तो जो वो पॉइंट बनाता है, जहां भी वो पॉइंट है, मान लो पी पॉइंट है, तो इसकी ये जो ध्रुव है या मूल बिंदु है, जो आप इसे कहना चाहें, या ओरिजिन है, इससे जो उस बिंदु की सीधी दूरी है, सीधी दूरी, ये डायरेक्ट, ये डिस्टेंस, उस बिंदु की ध्रुव से सीधी दूरी, ये मापांक कहलाती है। मापांक उस सम्मिश्र संख्या का मापांक या मोड कहलाती है या मॉडुलस कहलाती है। उसका मापांक कहलाती है। ये जो दूरी होती है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका मापांक कहलाती है, मॉडुलस कहलाती है। कौन सी दूरी? कौन सी दूरी? वह दूरी जो वो बिंदु जहां भी है, जहां कहीं भी है, इस पूरे तंत्र में कहीं तो होगा, वो जहां भी है उसको मूल बिंदु से डायरेक्ट मिला दो, डायरेक्ट कनेक्ट करवा दो। तो ये जो डिस्टेंस बनेगी, ये जो दूरी बनेगी, ये दूरी मापांक कहलाती है। मापांक, ठीक है। कैसे निकलती है? निकालने का तरीका एकदम आसान है, क्योंकि जब आप बिंदु पे जाएंगे तो आपको एक्स और वाई की तरफ चलना पड़ेगा। पहले आप एक्स पे चलेंगे, एक्स पे उतना ही चलेंगे जितना उसका रियल भाग है, जितना रियल भाग है उतना एक्स पे चलोगे, फिर उसके बाद में वाई पे चलोगे, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो इन तीनों लंबाइयों में संबंध हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, इन तीनों लंबाइयों में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी मोड जेड, इसको कर्ण का है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मोड जेड बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आ गया मापांक। मोड जेड बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका एक रूप ये भी बन सकता है, क्योंकि एक्स को रियल पार्ट कहते हैं, वाई को इमेजनरी पार्ट कहते हैं। तो इसी फॉर्मूले का एक रूप ये भी हो गया कि रियल भाग का स्क्वायर, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर, उसके इमेजनरी भाग का स्क्वायर, और फिर इनका जोड़, रियल भाग का स्क्वायर प्लस इमेजनरी भाग का स्क्वायर का अंडर रूट मोड जेड। ये आपका मोड जेड आ गया, ठीक है। अच्छा, मोड जेड की क्या खास बात है? ये दूरी है, इसलिए कभी माइनस की नहीं होगी, ये दूरी है, इसलिए इसका मान कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। इसलिए मोड जेड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दूरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी के साथ, अगर मोड जेड जीरो हो जाए तो बता सकते हो ऐसा कब होगा? किसी का मोड जीरो कब होगा? किसी का मोड जीरो कब होगा? कौन सा बिंदु होगा जिसका मोड जीरो होगा? कौन सा बिंदु होगा जिसका मोड जीरो होगा? कौन सा बिंदु होगा जिसकी दूरी जीरो होगी? बिल्कुल सही, सिर्फ मूल बिंदु ही वो बिंदु होगा, क्योंकि सारी दूरियां मूल बिंदु से निकाली जा रही है। तो अगर मूल बिंदु की दूरी मूल बिंदु से निकालोगे तो ही जीरो आएगा, वरना जीरो नहीं आएगा, वरना जीरो नहीं आएगा।
यानी जीरो सिर्फ कोई दूरी तभी जीरो आ सकती है जब बिंदु मूल बिंदु, या जब भी मूल बिंदु होगा तो दूरी जीरो आएगी, मोड जीरो आएगा। इसके अलावा मोड जीरो नहीं आ सकता। बस यही एकमात्र बिंदु है जिसका मोड जीरो होगा, यही एकमात्र बिंदु है जिसका मोड जीरो होगा, और किसी का जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर एक बात, काम की बात हमें पता चल गई कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं है तो फिर उसका मोड भी जीरो नहीं हो सकता, या मोड जीरो नहीं है तो फिर वो जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो मोड जीरो खाली मूल बिंदु के लिए सेट हुए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं है तो उसका मोड भी जीरो नहीं हो सकता, और अगर मोड जीरो नहीं है तो फिर वो भी जीरो नहीं हो सकता। दोनों ही बात सच है। कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं है तो उसका मोड भी जीरो नहीं आएगा, और अगर मोड जीरो नहीं आ रहा है तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर मोड जीरो आता है तो फिर वो z बराबर जीरो ही है, और अगर z बराबर जीरो है तो ही मोड जीरो आएगा। तो जीरो बुक हो गया मूल बिंदु के साथ। मोड जीरो का मान तभी जीरो आ सकता है, किसी भी मोड का मान तभी जीरो आ सकता है जब वो मूल बिंदु हो, या फिर जब वो मूल बिंदु होगा तो ही मोड जीरो आएगा। इसका मतलब बाकी सारे बिंदु, एक मूल बिंदु को छोड़ दीजिए, बाकी हर बिंदु का मोड कुछ ना कुछ आएगा, हर बिंदु का मोड कुछ ना कुछ आएगा, हर बिंदु का मोड कुछ ना कुछ। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है, क्या सबका मोड सेम होता है? क्या दो बिंदुओं का मोड सेम हो सकता है? क्या दो बिंदुओं का मोड सेम हो सकता है? सवाल, क्या दो बिंदुओं का मोड सेम हो सकता है? क्या दो पॉइंट्स का मोड सेम हो सकता है? दो पॉइंट अलग अलग हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप 3+4 आइटा ले लो, -3+4 आइटा ले लो, 3-4 आइटा ले लो, -3-4 आइटा ले लो। इन सब के मोड बराबर है, बिल्कुल इन चारों के मोड बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दूरी तो है, और दूरी बराबर हो सकती है, दूरी बराबर हो सकती है। अलग अलग बिंदुओं की दूरियां भी बराबर हो सकती है, अलग अलग बिंदु। जैसे अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब एक सर्कल है, अब इन सारे बिंदुओं का मोड सेम आएगा, क्योंकि इन सब का मोड बराबर क्यों आएगा? क्योंकि ये सर्कल बना रहे हैं। इन सब की दूरियां मूल बिंदु से त्रिज्या के बराबर होगी। इन सब की दूरियां, यहां से अगर मैं कोई भी बिंदु उठाऊं, कोई भी, हर बिंदु का मोड, बिंदु अलग होगा लेकिन मोड वही आएगा, क्योंकि सब की सब त्रिज्या है, और त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। तो बिंदु चाहे आप कोई भी ले लो, मोड एक ही आएगा। इसका मोड ले लो, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो, हर बिंदु अलग अलग है लेकिन मोड वाइज सब बराबर है, मोड वाइज सब बराबर है। तो एक सर्कल के बिंदुओं का मोड बराबर होता है। अगर मूल बिंदु पे केंद्र बनाकर हम सर्कल खींचे तो इन सब का मोड बराबर है। बिंदु अनंत है, ये बिंदु अनंत है लेकिन मोड सबका बराबर है। बिंदु अलग है लेकिन मोड सबका बराबर है। क्लियर बात? ठीक है, चलो आ जाओ, कुछ मोड निकालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इस पे और बात करने लायक है। आ जाओ, इसका कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं। तीन प्लस चार आइटा का मोड होगा ठीक है, शाबाश। देखो, एक थोड़ी सी भ्रांति मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। देखो, अभी मैं मोड z लिख रहा हूँ, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपने ऊपर फॉर्मूला देखा और देखा, सब ठीक है।
ठीक है, यहां तक सब बढ़िया। लेकिन एक चीज ध्यान दो, जेड कौन है? जेड कौन है? एक्स प्लस आइटा वाई तो है। तो अगर मैं जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई रख दूं तो अब ये देख के बड़ी हैरानी होगी। अब जैसे इसको देखोगे आपको हैरानी होगी, बोले ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ऊपर वाले से आपको कोई परेशानी नहीं है, नीचे वाले से क्या परेशानी है? ऊपर वाले में जेड का मान ही तो रखा है मैंने, ऊपर वाले में जेड का मान ही तो रखा है, तो अब क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हम इसके साथ यूज टू नहीं है, ऊपर वाले के साथ तो हम यूज टू हो गए, तो ये अजीब भी था, तो 2-4 दिन बाद में अजीब होना बंद हो गया। लेकिन ये चीज पहली बार देख रहे हैं तो अजीब लगती है। अजीब नहीं है, ये वही चीज है। तो जब भी मोड, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे मोड लगा हुआ हो, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे मोड लगा हुआ हो, तो उस मोड को, मोड का मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकालिए। कोई जरूरी नहीं है कि मोड जेड लिखकर ही मोड लिखा जाएगा, हो सकता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखकर फिर मोड लगा दिया जाए। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे ना पूछकर, इसी क्वेश्चन को इतनी बड़ी भाषा में ना लिखकर, और नहीं लिखा जाता, गणित में आप चीजों को बहुत छोटा करके लिखते हैं, इतनी चीजें इतनी माथापच्ची समझाने के बजाय मैं इसको, एक तरीका तो ये हो गया कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक तरीका ये हो गया कि बच्चे को आराम रहे तो मैं पहले इसको जेड मानूं, मैं ये बोलूं कि जेड बराबर 3+4 आइटा है, और फिर पूछूं तो बताओ मोड जेड क्या होगा। दूसरा तरीका ये है पूछने का। तीसरा तरीका ये कि क्यों इतनी खाना पूर्ति करूं, इतनी खाना पूर्ति क्यों करूं, सीधा ही लिखता हूं। अब इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, इन तीनों बातों में एक ही मतलब है। ऊपर वाली लाइन में बहुत सारी हिंदी लिखी हुई है, बहुत सारी भाषा लिखी हुई है। दूसरी वाली लाइन में थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए आपको 3+4 आइटा को, पहले इसने आराम से 3+4 आइटा को जेड नाम दिया, फिर मोड जेड पूछा ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, ठीक है। लेकिन ये जो 12th क्लास वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए तो ये ठीक होता है, क्योंकि वो नए नए आए हैं, हो रहे हैं। लेकिन आप तो कंपटीशन में, तो आपसे ये उम्मीद नहीं करेगा, आपको इतना सरल और इतना सरल नहीं देगा, आपसे ये पूछेगा। ये है ना, ये चीजें उन लोगों के लिए 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, बेसिक कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है, हमारा यहाँ से शुरू होगा। तो ये हमें अपने आप ही समझ जाना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और उसके दोनों तरफ दो डंडे लगे हुए हैं, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और उसके दोनों तरफ दो डंडे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर खड़ा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कितना होगा। ठीक है, तो हमारे केस में इतनी खाना पूर्ति वो नहीं करेगा, इतनी मेहनत नहीं करेगा, वो सीधा पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि आप टीचर्स बन रहे हैं, ना कि स्टूडेंट। ठीक है, तो करना क्या, वही करना है, वही कर रहे हैं। रियल पार्ट जो भी है उसका स्क्वायर, प्लस जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। ये हो गया 9 + 16 25, जिसका 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। परफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट। -5 + 12 आइटा। -5 + 12 आइटा। तो सेम यही क्वेश्चन, एक तो ये हो गया, ऐसे पूछेगा नंबर 1, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। दूसरा जो बताई दिया, इफ z बराबर -5 + 12 आइटा, देन मोड z विल बी। तीसरा, छोड़ो सारे झंझट, बताओ 5 + 12 आइटा का मोड क्या होगा।
अब जो हमें यहाँ सीखने लायक बात है कि हम जब मोड निकालने जाते हैं तो हम रियल पार्ट का स्क्वायर ही करते हैं, हम रियल पार्ट का स्क्वायर ही करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ही करते हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। तो अगर ये वो बाई चांस माइनस का था भी, अगर रियल पार्ट माइनस का था या इमेजिनरी पार्ट माइनस का था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर करने वाले हो। स्क्वायर करने के बाद तो कौन क्या था क्या नहीं था क्या फर्क पड़ेगा, ये तो चलते रहे। 169। तो जो हमने यहाँ पे सीखा वो ये है कि आप चिन्ह के आगे किसी नंबरों से फर्क पड़ता है कि वो नंबर कितने हैं, फिर उनके आगे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 5 + 12 आयोटा है तो 5 + 12 आयोटा का जो मोड आएगा वही आएगा। अगर मैं 5 का चिन्ह बदल देता हूं, है ना, 5 का चिन्ह बदल देता हूं और 12 आयोटा को वही रहने देता हूं, या फिर 5 को वही रहने देता हूं, 12 आयोटा का चिन्ह बदल देता हूं, या फिर दोनों का चिन्ह बदल देता हूं, ऐसा करने पर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर तो बदल जाएगा पर मापांक नहीं बदलेगा, मापांक नहीं बदलेगा। अभी भी इसका मापांक वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है। तो कमाल की बात हमने ये सीखी कि 5 + 12 आयोटा का मापांक बराबर होता है -5 + 12 आयोटा बराबर होता है 5 - 12 आयोटा बराबर होता है -5 - 12 आयोटा। बिल्कुल सही बात। चिन्ह से कोई फर्क नहीं, मापांक को फर्क तो नहीं पड़ता, मापांक को तो बेचारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक इंटरेस्टिंग बात और, एक तो भूल ही गए, पहली बात तो ये क्लियर होगी कि मापांक को माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक भाग प्लस का है या माइनस का है, क्योंकि स्क्वायर आना है, स्क्वायर आना है तो वो माइनस प्लस चला जाएगा। अच्छा, एक और बात वो तो हमने ध्यान दी ही नहीं कि भाई अगर मैं वास्तविक और काल्पनिक भागों को बदल दूं, 12 + 5 आयोटा कर दूं, तो अब मापांक क्या आएगा? अब भी वही आएगा, अब भी वही आएगा। अगर 12 + 5 आयोटा कर दूं तो मापांक अभी भी वही आएगा। क्यों? क्योंकि x² + y² ही तो है, तो y² आगे आ गया और x² पीछे चला गया तो अभी भी सेम ही आएगा, अभी भी वही आएगा। तो 12 यानी कुल मिला के ये तो दो नंबर है ना, x और y, बस यही दो नंबर होने चाहिए। फिर ये दो नंबर प्लस माइनस में हो चाहे आगे पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर हमेशा वही आएगा, उत्तर हमेशा वही आएगा। सही बात है, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? कुल मिला के वो जो नंबर x, y जो है ना, वो x, y, फिर वो प्लस का हो माइनस का हो, वो अदला बदली हो, कितने भी हो, उसकी सारी वैरायटी का मापांक एक ही रहता है, उसकी सारी वैरायटी का मापांक एक ही रहता है, x, y। फिर चाहे आप x को माइनस का कर लो, y को प्लस कर लो, या फिर x को प्लस रहने दो, y को माइनस कर लो, या फिर x को भी माइनस कर दो और y को भी माइनस कर दो, या फिर y और x को अदला बदली कर दो, इन सबसे आपका मापांक वही रहेगा, नहीं बदलेगा। क्लियर? तो ये है आपका एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलो अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो ये आपसे पूछा है कि -2 का मोड क्या होगा, और अगर पूरा विधिवत लिखना चाहते हैं तो लो, -2 + 0 आयोटा, -2 + 0 आयोटा।
4 प्लस 0, ये आंसर है। अब यहां जो हमें सीखने को मिला, बोले यार ये तो वही नॉर्मल जैसे रियल नंबर में होता है, जैसे रियल नंबर में मोड होता है तो वैसे ही काम कर रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे क्या आया, आपने -2 का मोड निकाला, क्या आया, +2 आया, तो ये वैसे ही काम कर रहा है, माइनस को प्लस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर आपका रियल नंबर है, अगर आपका रियल नंबर है तो ये माइनस को प्लस करने जैसा ही होगा, क्योंकि उस समय आपका काल्पनिक भाग तो 0 होगा, काल्पनिक भाग तो 0 होगा, तो अंडर रूट आपका वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग 0 होगा, तो जो आपका वास्तविक भाग होगा वो प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस को प्लस करने जैसा ही होगा। तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड है, ये आपके रियल नंबर के मोड की तरह ही होता है, उसी की तरह ही बिहेव करता है, तो कोई चिंता की बात नहीं। कि कई बार सर ये डंडे रियल नंबर वाले हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये रियल नंबर वाले हो चाहे कॉम्प्लेक्स वाले, काम एक तरह ही करते हैं, काम एक जैसे ही करते हैं, ठीक है। माइनस को प्लस करना, हाँ ठीक है ना, माइनस को प्लस करना। अगर आपका माइनस का नंबर है, आपका रियल नंबर है, आप चाहे तो डायरेक्ट माइनस को प्लस कर दो, या जो मैंने बताया विधिवत तरीके से ये वाला तरीका लगाओ पूरा, इससे कर लो, आना तो वही है। इसको -2 + 0 आइटा लिख लिया, लिख के फिर अंडर रूट, फिर वास्तविक भाग का वर्ग, फिर काल्पनिक भाग का वर्ग, है ना, ये आ गया 2, ये लो, ठीक है। चलो अगला, मॉडुलस ऑफ -8 आइटा, -8 आइटा का मॉडुलस, तो आप इसे लिखेंगे 0 - 8 आइटा, फिर अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, 0 का स्क्वायर 64, 64 + 0 64, 64 का 8, ये आपका आंसर है। मोड कभी माइनस का नहीं आता, मोड कभी माइनस का नहीं आता, तो ये आंसर तो सरासर गलत है। ये तो आप प्रथम दृष्टया में ही कैंसिल कर सकते हैं कि भाई मोड का मान कभी माइनस में नहीं आता, तो ये गलत। मोड का मान कोई भी संख्या का, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मोड निकालोगे प्लस आ सकता है, प्लस आ सकता है, 0 आ सकता है, माइनस कभी नहीं आ सकता। डन, यहां तक सब परफेक्ट है, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। आगे बढ़ते हैं अगले आइडिया की तरफ, अगले आइडिया की तरफ, जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट या कोणांक। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे कहते हैं कोणांक, कोणांक, आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक। इसको लिखा जाता है, कई किताबें ARG करके लिखती है, ARG, फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है अंदर। कई किताबें एम्पलीट्यूड लिखती है, AMP, हिंदी वाली किताबें इसको कोणांक, और फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम लिखा जाता है जिसका कोणांक निकाला जा रहा है। ये 3 तरीके नॉर्मल किताबें यूज करती है, कोणांक Z, एम्पलीट्यूड Z, आर्ग्यूमेंट Z, एम्पलीट्यूड Z, आर्ग्यूमेंट Z, कोणांक Z। ये 3 तरीके, हिंदी किताबें कोणांक Z बोलती है, और इंग्लिश वाली किताबें कोई आर्ग्यूमेंट Z बोलती है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट से ले लिया ARG, कई इसको एम्पलीट्यूड Z बोलती है, वो डिपेंड करता है कौन सी किताब उसको क्या बोल रही है, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता। अब है क्या ये चीज, ये अभी आप देखें तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं आप चित्र में, तो उसकी एक दूरी होती है, ये तो हमने चित्र में देखा कि हर बिंदु की एक दूरी होती है, लेकिन दूरी के साथ हम एक चीज भूल गए, हर रेखा
जब दूरी बनेगी तो उसका एक्स एक्स से कोण भी बनेगा। बोला हाँ, एक्स एक्स से कोण भी बनेगा, वो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये देखो, ये कोण भी तो बना है। बोला हाँ, ये कोण भी है, कोण भी बनाएगा। सिर्फ ऐसा थोड़ी कि दूरी बनाएगा। जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स बिंदु को मूल बिंदु से मिलाएंगे तो आपकी जो लाइन बनेगी वो लाइन एक्स एक्स के साथ कुछ तो बनाएगी। 0 ही बनाए, 180 बनाए या कुछ और बनाए, बनाएगी तो सही। वो जो भी कोण बनाएगी उसी कोण को आर्गुमेंट कहा जाता है, कोणांक कहा जाता है। कोणांक, कोण का अंक, वो कितना अंक है, कोण का मान कितना है, तो इसको बन गया कोणांक। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दो काम करेगा, उसका एक मापांक होगा, लंबाई होगी एक उसकी, एक उसका कोण होगा। तो लंबाई कैसे निकालते हैं वो तो हम सीख चुके, ये रहा फॉर्मूला। अब है कोण कैसे निकलेगा, तो कोण निकलने का फॉर्मूला भी उसी तरीके से आसान है। अगर मैं कोण का नाम थीटा रख लूं तो या आर्गुमेंट z कह दूं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटा आधार। लंब कौन हुआ, वाई। लंब इस समकोण त्रिभुज के अंदर लंब कौन हुआ, वाई। आधार कितना हुआ, x। ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो अगर इस कोण का नाम हम थीटा रख ले तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। लंब यानी y, आधार यानी x। थीटा बराबर आ गया आपका टेन इनवर्स y बटा x, और थीटा यानी कोणांक, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर हो गया टेन इनवर्स y बटा x। ये लो, टेन इनवर्स y बटा x, आर्ग्यूमेंट z बराबर टेन इनवर्स y बटा x, ये आपका कोणांक आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ मैं इसको समझाता हूँ। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको समझने में हल्का फुल्का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आ जाएगा, बस समय दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आइटा, आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आइटा, तो इसका कोणांक कितना है ये हमें निकालना है। z बराबर है 1 प्लस आइटा और हमें इसका कोणांक निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है। तो सबसे पहले आपको दो चीजें इससे निकालनी है, एक तो इसका रियल पार्ट, एक इसका इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी पार्ट कितना है, ये दोनों, x कितना है y कितना है वो पता करो। ये तो आपने कोणांक मापांक निकाला था तब भी पता किया था कि वास्तविक भाग कितना है, काल्पनिक भाग कितना है। तो यहाँ पे आपका x कितना हुआ, एक, x का मान एक, y का मान जो आयटा के साथ में है वो y है, एक हो गया। तो इसका कोणांक कितना हुआ, यहाँ पे ले आओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z टेन इनवर्स y का मान एक, x का मान एक, y का मान एक, x का मान एक, तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स एक। टेन इनवर्स एक का मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ टेन का मान एक कब होता है, टेन का मान एक कौन से कोण पे होता है। तो टेबल में जाओ, साइन थीटा कॉस थीटा वाली टेबल, उसमें जाके देखो कि टेन का मान एक कब है, तो आपको जवाब मिलेगा 45 डिग्री पर, यानी π/4 पर। बस टेबल में जाके वो देख लो कि ये कोण, ये वाला मान किस कोण पर है, वो उत्तर आ जाएगा। टेबल में जाना है, टेबल में जाना है, टेबल को खंगालना है और देखना है कि एक मान कब आता है, तो जवाब आया π/4, तो ये हो गया आपका π/4, ये आंसर हो गया π/4। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है, लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ी सी ट्रिक है जो प्रॉब्लम करती है। अब ट्रिक क्या है वो देखो, अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं चेंज कर दूं, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं चेंज कर दूं और इसके पास का एक कॉम्प्लेक्स नंबर और बना लूं, z बराबर -1 माइनस आइटा। देखो फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है, फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है, इस फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है। गलती क्या है वो मैं समझा रहा हूं, फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है, इस फॉर्मूले को बहुत समझदारी से यूज करना पड़ता है और इतनी समझदारी अभी हम लोगों में होती नहीं है, इसलिए ये गलत उत्तर दे देता है। कैसे देता है वो देखो, z बराबर -1 माइनस आइटा आ गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कोणांक निकालें तो x का मान हमारा हुआ -1, y का मान हुआ -1, x का मान -1, y का मान -1, x का मान -1, y का मान -1, दोनों है, कोणांक निकालते हैं।
इसका कोणांक, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर tan इनवर्स y का मान कितना, y का मान हो गया -1, x का मान वो भी -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया आपका tan इनवर्स, एक कट गया, माइनस माइनस कट गया, प्लस 1 आ गया, tan इनवर्स 1, tan का मान 1 कब होता है, 45 डिग्री, प्लस का कोण भी 45 आ गया, इसका कोण भी 45 आ गया, उसका भी 45 आ गया, इसका भी 45 आ गया। अब दोनों के 45 कैसे आ गए, जबकि दोनों नंबर अलग अलग हैं, दोनों नंबर अलग अलग हैं, 1 प्लस आइटा -1 माइनस आइटा। देखो चित्र के अनुसार, चित्र में दिखाता हूं कि दोनों नंबरों में दोनों की जगह अलग अलग है। 1 प्लस आइटा मतलब x का मान भी 1, y का मान भी 1, x का मान भी 1, y का मान भी 1, तो ये पॉइंट यहां पर है, तो इसका 45 डिग्री समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है, इसका कोण 45 डिग्री है, इसका कोण तो 45 डिग्री है, ये समझ में आता है। लेकिन इस बिंदु को देखिए, x का मान -1, y का मान -1, x का मान -1, y का मान -1, x का मान -1, y का मान -1, ये पॉइंट तो यहां होगा, -1 माइनस आइटा, इसका कोणांक तो ज्यादा होगा, इसका 45 कहां है, अगर इसको मैं घुमाऊं पूरा कोण देखूं तो इसका कोण तो नहीं है। चलो अगर कोण को मैं इधर से भी नापूं तब भी 45 तो नहीं आएगा, किधर से भी नाप लो, कोण को इधर से नापूं चाहे इधर से नापूं, इसका कोण 45 तो नहीं आएगा, इसका 45 कैसे आ गया। बस यही वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये फॉर्मूला ढंग से यूज ना करने की वजह से गलतियां हो जाती है। बस यही कोणांक में, कोणांक सबको समझ में आता है, कोण बना रहा है कोणांक है, लेकिन ये निकालने में दिक्कत हो जाती है जब आप इसका यूज करते हैं इस फॉर्मूले की, इसकी ना समझी की वजह से ये गलत हो जाता है। लेकिन अब गलत नहीं होगा, आ जाओ गलती दूर करते हैं। गलती दूर करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहां रहता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कहां रहता है। अगर वो रियल लाइन पर है, प्लस की एक्स लाइन पर है, तब तो कोणांक देखो ही मत, आपका उत्तर आ ही गया। अगर वो इस लाइन के ऊपर है तो फिर उसका कोणांक कितना हो गया, इस लाइन पे कोण यहीं से नपता है, ये स्टार्टिंग लाइन है, इसी से कोण नपता है, तो कोणांक कितना हो गया, 0। अगर आपका पॉइंट धनात्मक एक्स एक्स के ऊपर है, अगर आपका बिंदु धनात्मक एक्स एक्स पर है तो उसका कोणांक 0, अगर यहां है तो कोणांक 90, अगर यहां है तो कोणांक 180, अगर ऋणात्मक एक्स एक्स के ऊपर है तो कोण हो गया 180, धनात्मक एक्स एक्स पर है तो कोणांक 0, क्योंकि ये 0 लाइन, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 होता है, लेकिन 270 नहीं बोलते हम इसको, इसको -90 बोलते हैं, -90, क्योंकि इधर से नापते हैं, फिर कोण बड़ा हो जाएगा तो इधर से नापना शुरू कर देते हैं, कोणांक -90। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। अगर लाइनों पर है तो सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर लाइनों पर है तो सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, बढ़िया काम है। अगर लाइनों पे है तो सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई सूत्र नहीं लगाना, सीधा कोणांक है डायरेक्ट। धनात्मक एक्स एक्स के ऊपर है कोणांक 0, धनात्मक वाई एक्स के ऊपर है कोणांक 90, ऋणात्मक एक्स एक्स के ऊपर है कोणांक 180, ऋणात्मक वाई एक्स के ऊपर है तो कोणांक -90। खत्म। आ जाओ पहले इसको निपटा लेते हैं। नंबर 1, जैसे अगर मैं पूछूं कि कोणांक बताइए, 2 का कोणांक बताइए। दूसरा मैं पूछूं कोणांक बताइए 3 आयटा का कोणांक बताइए। नंबर 3 मैं पूछूं कि कोणांक -3/2 का कोणांक बताइए। नंबर 4 कोणांक बताइए -4 आयटा का। इनके कोणांक बताइए, इनके कोणांक बताइए।
आराम से, धीरे धीरे करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से तसल्ली से इनको धीरे धीरे करो। ठीक है, शाबाश, हाँ करते जाइए, बिल्कुल शाबाश। बढ़िया, शाबाश। आ जाओ फिर, अब देखो सबसे पहले पे आ जाओ, खाली 2 है, खाली 2 है, इसका मतलब 2 + 0 आइटा। अब ये 2 + 0 आइटा कहाँ होगा, बना के देख लो। 2 + 0 आइटा, x की तरफ 2 चलोगे, y की तरफ 0 चलोगे, ये यहाँ हो गया, धनात्मक x पे हो गया। अब धनात्मक x पे हो गया तो कोण कितना हो गया, +0 डिग्री, तो इसका कोणांक कितना हुआ, 0 डिग्री। ये धनात्मक x पे हुआ तो कोणांक 0 हो गया। अब अगला है 3 आइटा। 3 आइटा को कैसे लिख सकते हो, 3 आइटा को, इसका वास्तविक भाग है ही नहीं, है ही नहीं मतलब 0 है, 0 + 3 आइटा है ना, काल्पनिक भाग है, वास्तविक भाग है नहीं, तो 0 + 3 आइटा, x का मान 0 और y का मान 3 आइटा, तो खाली y की तरफ चलोगे, केवल y की तरफ चलोगे, मतलब इस लाइन पे चलोगे, आपका पॉइंट इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आएगा, मतलब कोणांक कितना हो गया, 90 डिग्री, तो इसका कोण हुआ 90 डिग्री, यानी π/2, या डिग्री में लिखो तो 90 डिग्री। ये दूसरा हो गया। तीसरे पे आ जाओ, -3/2, इसमें कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है, इसमें कोई भी इमेजनरी पार्ट नहीं है, आइटा वाला भाग नहीं है, मतलब 0 आइटा, आइटा वाला भाग नहीं है, मतलब 0 आइटा, 0 आइटा होगा मतलब ये यहां होगा, इधर माइनस का है ना, x का मान माइनस का है, देखो x का मान माइनस का है, x का मान माइनस का है, यानी यहां होगा, यहां होगा तो आपका कोणांक कितना हो जाएगा, 180, मतलब पाई। अगला हो गया माइनस का 4 आइटा, माइनस का 4 आइटा को कैसे लिखोगे, 0 - 4 आइटा, 0 - 4 आइटा कहाँ होगा, x का मान 0 और y का मान -4, x का मान 0 और y का मान -4, यहाँ आएगा पॉइंट, यानी -90, या -90 हो गया। तो ये हो गया, लाइनों के ऊपर होगा तो लाइन खुद ही कोण बता देगी, लाइन के ऊपर होगा तो लाइन खुद ही कोण बता देगी आपको कि कोण कितना है, तो वो तो झंझट ही नहीं है, लाइन खुद ही आपको बता देगी कि कोण कितना है, लाइन रिपीट, लाइन खुद ही बता देगी कि कोण कितना है, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, लाइन पे विश्वास करिए, लाइन खुद बता देगी कि कोण कितना है, ठीक है। लेकिन अगर लाइनों पर न आया तो, बीच में आया तो, आ जाओ अब बीच वालों को कवर करते हैं। बीच वाले केस का क्या होगा, जब कोण क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो, लाइनों पर ना आए तो, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाइनों में ना आए तो, ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ और एक थीटा बनाओ, थीटा बराबर tan इनवर्स मोड लगा दो y/x, भूल जाओ कि y प्लस का है कि माइनस का है, क्योंकि ये प्लस माइनस ही तो मरवा रहे हैं, ये प्लस माइनस ही तो दिक्कत दे रहे हैं, तो एक मोड का चिन्ह लगा दो। मोड किस लिए, कि भैया ना मुझे प्लस से मतलब, भाड़ में जाए प्लस, भाड़ में जाए माइनस, मैं तो सबको एक साथ देखूंगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स y/x आप निकाल लो, ठीक है। ये निकालने के बाद में ये जो थीटा आ जाए आपके पास, इसे कहेंगे कच्चा कोण,
इस कच्चे कोण को लेकर आप जाके ये देखो, ये जो कच्चा कोण आया आपके पास, ये ले लो, इसको निकाल लो। इसको निकालने के बाद में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है, थर्ड का है या फोर्थ का है, किसी का तो होगा, चार में से कहीं ना कहीं तो रहता होगा। इन चार में से जहां भी ये रहता है वो पता कर लो, जहां भी रहता है कोई दिक्कत नहीं, कहीं तो रहता होगा, जहां रहता हो वहां का पता कर लो, इस थीटा को लेकर चलो और आ जाओ। अगर ये पहले क्वाड्रेंट का है तो ये जो आया है यही उत्तर है, यही कोणांक है, ये जो थीटा आपका आया है यही कोणांक है। लेकिन अगर दूसरे का है तो पाई माइनस थीटा कर दो, तीसरे का है तो पाई माइनस थीटा करके माइनस से गुणा कर दो, चौथे का है तो पाई माइनस चौथे का थीटा खाली, सॉरी ये चौथे वाला गलत है। ये लो, सॉरी माइनस थीटा, चौथे का होगा माइनस थीटा, ठीक है। हाँ, इनमें माइनस का अंतर होता है, यहाँ थीटा तो यहाँ माइनस थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा तो यहाँ माइनस पाई माइनस थीटा, बस ये, क्योंकि इधर वाले कोणों को हम यू घुमाते हैं, इधर वाले कोणों को हम यू घुमाते हैं, बस इस वजह से दोनों में माइनस का अंतर आता है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। एक सवाल देखो मैं समझाता हूँ कैसे काम करता है। मान लो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, z बराबर है, ध्यान देखिएगा अच्छे से समझिएगा, z बराबर -1 प्लस आइटा ले लिया, -1 प्लस आइटा ले लिया, x का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, x हो गया -1, y हो गया +1, x -1 है और y +1 है, x माइनस है और y प्लस है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है ऐसा, कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, x माइनस का हो और y प्लस का हो, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, रियल माइनस का हो, y प्लस का हो, यानी x माइनस का हो यानी माइनस की तरफ जाना पड़ेगा x की तरफ, फिर y की तरफ प्लस जाना पड़ेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब ये नंबर जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, ठीक है, ये नंबर सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट के कोणांक का नियम है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर पाई माइनस थीटा, यही है। दूसरे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, दूसरे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, मतलब ये है पाई माइनस थीटा, यही है, चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं लिखा। दूसरे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब बस थीटा निकलवा लाते हैं, आ जाओ, ये रहा फॉर्मूला, यहां से लो थीटा बराबर tan इनवर्स मोड y बट्टा x, y1 x -1, tan इनवर्स -1 बटा 1 में 1 का भाग लगा, -1 आ गया, -1 को मोड +1 कर देगा, +1 आ गया, -1 को मोड +1 कर देगा, +1 का मान tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, ये थीटा का मान आ गया। अब ये थीटा का मान ले जाकर आपका जो क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला है उसमें रख दो, पाई माइनस पाई बटा 4, लघुत्तम ले लो 3π/4, कोणांक आ गया 3π/4, कोणांक आ गया 3π/4, 3π/4, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं, ये ले लिया, इसका कोणांक निकालते हैं, ठीक है।
ये आपका x का मान हो गया, ये आपका y का मान हो गया। अब आपका x भी माइनस है और y भी माइनस है। देखो दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? जब दोनों माइनस होते हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा होता है? बोला थर्ड क्वाड्रेंट होता है। x का मान माइनस, y का मान माइनस, दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के पूर्णांक का फॉर्मूला होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर माइनस पाई माइनस थीटा। अब थीटा का मान निकाल के वहां से ले आओ। tan इनवर्स y का मान माइनस का अंडर रूट 3/2, माइनस माइनस कट गया, दो दो कट गया, अंडर रूट 3 आ गया। tan इनवर्स का मान अंडर रूट 3 होता है 60 डिग्री पर। tan इनवर्स का मान अंडर रूट 3 होता है 60 डिग्री पर, तो ये 60 डिग्री आ गया। यहाँ पे 60 डिग्री ला के रख दो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर माइनस पाई माइनस 60 यानी पाई माइनस पाई/3। लघुत्तम लिया, सॉल्व किया, 2 पाई/3 आ गया। अगर डिग्री में लिखना चाहो तो पाई का मतलब 180 होता है, 180/3 60 माइनस का 120 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप कोणांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए, समझ में आ गई। चलो अब मैं कुछ सवाल करवा लेता हूँ आपसे। लो, इसका कोणांक ज्ञात कर लो, इसका कोणांक ज्ञात करो। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पे आप x का मान देखेंगे कि x का मान भी प्लस का है और y का मान माइनस का है, x प्लस वाई माइनस। और अगर x प्लस है y माइनस है, x प्लस है y माइनस है, x प्लस हो y माइनस हो तो क्वाड्रेंट नंबर बनता है 4। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो रूल होता है कोणांक का, वो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर माइनस थीटा। उसके कोणांक का सूत्र होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर माइनस थीटा। तो अब थीटा बराबर tan इनवर्स y/x।
√2 से √2 कट गया, मोड की वजह से माइनस प्लस हो गया, tan इनवर्स 1 आ गया, 1 आते ही π/4 आ गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का π/4 यानी माइनस का 45। ठीक है, चलो बस इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं और कल आपसे और सवाल इसके बारे में करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं कि मापांक और कोणांक का एक बेसिक आइडिया आपको अच्छे से हो गया होगा कि मापांक क्या होता है, कोणांक क्या होता है, क्या सावधानियां बरतनी होती है निकालते समय, और इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, तो अब सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से।